नमस्कार सभी को, मैं रवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो 11th क्लास के लिए हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और आपका जो फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट से फिज़िक्स को स्टार्ट करते हुए है ना, फर्स्ट चैप्टर आपको बताता है फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, यानी हमारा जो चारों तरफ वर्ल्ड है, हमारा जो जगत है, उसे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जाएगा, इस बात को इस चैप्टर में समझाया गया है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड के अंतर्गत आइए आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है जी। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, नेचर में जो फंडामेंटल फोर्स हैं उन्हें समझना है ना। तो देखो इसके अंतर्गत जो पहला फोर्स है, पहली हेडिंग डालो आप, पहली हेडिंग है इसके अंतर्गत, यानी फंडामेंटल यानी जो बेसिक फोर्स है नेचर में जो सबसे मेन फोर्स है वो कौन कौन से होते हैं। तो उसके अंतर्गत जब जो सबसे पहला है वो है आपका ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ रही है। तो देखो एक साइंटिस्ट हुए न्यूटन, आइजैक न्यूटन, उन्होंने बताया कि यूनिवर्स में किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच, किन्हीं दो बॉडी के बीच एक अट्रैक्शन का फोर्स वर्क करता है, जिस फोर्स को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ ये हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन देयर वर्क्स एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आई। न्यूटन ने ये तो बताया ही कि यूनिवर्स में किन्हीं दो बॉडी के बीच जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन का होता है और उसे क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे नाम दिया गया। लेकिन साथ में ये भी बताया कि ये फोर्स होता कितना है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्लियर है। तो देखो उनके अनुसार दो बॉडी मान सकते हो जिनका एग्जाम्पल लेके हम बात करेंगे। दो बॉडी है, मान लो पहली बॉडी का जो मास है वो m1 है और जो सेकंड बॉडी है उसका मास कितना है, m2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी स्मॉल r। यानी लेट टू बॉडी ऑफ मासेस m1 एंड m2, ठीक है, लेट टू बॉडी ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखी हुई हैं, ये बॉडी है ना। बात समझ में आ रही है। चलो जी, तो ये बॉडी दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखी हुई हैं, r डिस्टेंस पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो न्यूटन ने बताया द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ना, ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों बॉडी के मासेस की प्रोडक्ट के, दोनों बॉडी के मासेस m1 m2 और उनकी प्रोडक्ट के कैसा होता है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस है r, उसके स्क्वायर के, ठीक है। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लैंग्वेज किस तरीके से देखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ठीक है। शुरुआत की जो लैंग्वेज मैंने बोली वो एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ, आपको लिखना है, यानी जो मैं लैंग्वेज बोलता हूँ बिना PDF नोट्स के भी आप नोट्स बना सकते हैं, बाकी PDF नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, ठीक है। और PDF नोट्स और वीडियो क्लास जो है आपकी, दोनों के कॉम्बिनेशन से आप नोट्स बनाया करें। तो ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन देयर वर्क्स एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन, नेक्स्ट लाइन से फिर लिखना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो कितना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लीकेशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बोथ बॉडी, ठीक है। एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये आमने सामने रहते हैं दोनों, ये भी न्यूमिनेटर में है, ये भी न्यूमिनेटर में है, तो इस साइन को, प्रोपोर्शनलिटी साइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, और ये ऊपर नीचे रहेंगे तो इसे प्रोपोर्शनलिटी साइन को ही क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों बॉडी के मासेस की प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
और उन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, ये हो जाएगा। तो इन दोनों सब इक्वेशंस को मिला देंगे, है ना। तो जो लैंग्वेज लिखी है आपने, उसके बाद ये डायग्राम बनाना, और या उससे लैंग्वेज के बाद दैट इज करके ये लिख लेना, और फिर ये डायग्राम बना लेना। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, मिला दो, है ना। ऑन कंबाइनिंग द बोथ इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, मिला दो, है ना। ऑन कंबाइनिंग द बोथ इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को मिलाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, जो न्यूमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में रहेगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। बात समझ में आ रही होगी आपको। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इस साइन को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, यानी इस साइन को हटा के इज इक्वल टू का साइन लगाएं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे के नहीं मानेंगे, इसे यहाँ पे क्या मानते हैं, कैपिटल जी। क्या मानते हैं, कैपिटल जी। तो इस तरीके से ये आपका, ठीक है, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और इस लॉ को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ। यानी दिस लॉ गिवन बाय विच इज गिवन बाय न्यूटन इज नोन एज ग्रेविटेशनल लॉ। तो ये है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है जी, तो इसके बारे में लिख देते हैं। जी क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी प्रोपोर्शनलिटी साइन के हटने के बाद आया है, लेकिन इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और इसकी यूनिट देखो क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, देखो यूनिट यहाँ से निकालो, पहले इसकी वैल्यू निकालो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, FR² अपॉन M1 M2। तो इसकी यूनिट जो है बाई फॉर्मूला निकाल लेंगे भाई, जी की यूनिट क्या हो जाएगी, F की यूनिट, R² की यूनिट अपॉन M1 की यूनिट और इंटू M2 की यूनिट। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है जी, और R की यूनिट होती है डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और अपॉन में मास के किलोग्राम, इसके भी किलोग्राम, तो ये हो जाएगा किलोग्राम का स्क्वायर। तो जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन यूनिवर्सल वर्ड इसलिए आया क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है। ये है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू और इसकी यूनिट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, और इस लॉ को इसके नीचे लिख देना आप, दिस लॉ विच इज गिवन बाय न्यूटन इज नोन एज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। इसे क्या कहते हैं, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, यानी फंडामेंटल फोर्सेस जो नेचर में होते हैं, उनमें से आज हमने पहला फोर्स पढ़ा, जो जिसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये नेचर का सबसे वीक फोर्स होता है। तो इसमें एक पॉइंट आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, इट इज़ द मोस्ट वीक फोर्स इन द नेचर। नेचर में जो सबसे वीक फोर्स होता है वो कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक और इसकी प्रॉपर्टीज़ हो जाएगी, प्रॉपर्टीज़ में है ना, लिखना चाहें लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल के। तो इसकी प्रॉपर्टी एक तो ये है कि ये सबसे नेचर का मोस्ट वीक फोर्स है, और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अट्रैक्टिव नेचर का है, अट्रैक्शन का है ना। तो दिस फोर्स इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। बात समझ में आई। और हाँ, एक इसकी प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि जो इसकी रेंज है वो बहुत अधिक होती है। इसकी रेंज क्या है, बहुत अधिक होती है, यानी द रेंज, थर्ड पॉइंट आपका ये हो जाएगा प्रॉपर्टीज़ में, यानी जो फर्स्ट हेडिंग है इसी के अंदर प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल के लिखना चाहें लिख सकते हैं आप। तो थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा, द रेंज ऑफ दिस फोर्स इज़ वेरी लार्ज, यानी किन्हीं दो जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच भी ये फोर्स वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जबकि आप देखते हैं प्लैनेट्स कितने कितने दूर होते हैं, सन के और अर्थ के बीच भी ये फोर्स वर्क करता है, तो है ना। और सन की और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो आप समझ रहे हैं
यानी डिस्टेंस इसकी बहुत हाई है, बहुत लॉन्ग रेंज है, ठीक है, रेंज इसकी बहुत ज़्यादा है, वेरी लॉन्ग है, तो इसके थर्ड पॉइंट हो जाएगा। और एक पॉइंट ये कि मीडियम चाहे जो भी हो, मीडियम के द्वारा इफेक्ट नहीं होता है ये जो फोर्स है आपका, यानी दिस फोर्स इज नॉट इफेक्टेड बाय मीडियम, बाय एनी मीडियम, किसी मीडियम के द्वारा ये अफेक्ट नहीं होता है ना, अफेक्ट आएगा, अफेक्ट वर्ब होती है। दिस फोर्स इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी मीडियम, ठीक है, किसी मीडियम के द्वारा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे दोनों बॉडी के बीच आप पानी भर दो, वाटर है ना, चाहे ऑयल हो, कुछ भी हो, मतलब मीडियम कुछ भी हो, चाहे एयर हो, चाहे वैक्यूम हो, ए टू जेड कुछ भी हो, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी भी आप लिख देंगे। तो ये मैंने क्या बताया आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर में, उनमें से जो फर्स्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हमने आज की क्लास में पढ़ा है। फिर नेक्स्ट क्लास में सेकंड फोर्स पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ नोट्स की हेल्प से और वीडियो क्लास की हेल्प से अपने फेयर नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ अच्छे से पढ़ते चलिए, लर्न करते चलिए, चीज़ों को समझते चलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट।